रूस के अंदर हजारों मील दूर स्थित कई एयर बेसों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेन ने रूस के रणनीतिक बॉम्बर बेड़े के केंद्र पर ऑपरेशन स्पाइडरवेव नाम से साहसी गहरा हमला किया। इसे 1 साल से अधिक समय तक योजनाबद्ध किया गया था। युद्ध अब रूस के अंदर पहुंच चुका है और पुतिन के पास अब दया याचना के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के अंदर कई बार और कई जगहों पर हमले किए हैं, जिससे रूस अब अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन को रोकने की गुहार लगा रहा है। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी लोग यूक्रेन के स्पाइडर वेव ऑपरेशन के बारे में पहले से ही जानते हैं। यूक्रेन ने स्पाइडर वेव 2.0 ऑपरेशन में रूसी जेट्स, मिसाइल फैक्ट्रियों, तेल रिफाइनरियों और कई अन्य ठिकानों को निशाना बनाया व तबाह किया है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ स्पाइडर वेव 2.0 के बारे में और जानकारी है। रूसी सैन्य उपकरणों के एक काफिले को ले जा रहा एक लोकोमोटिव निशाना बनाया गया है। दक्षिणी यूक्रेन की रक्षा सेनाओं के अनुसार 13 टैंक और 100 से अधिक बख्तरबंद वाहन और अन्य सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए हैं। यह खबर पहले यूक्रेनी पक्ष से आई थी, लेकिन रूसी सैन्य टेलीग्राम चैनलों ने भी इसकी पुष्टि की है। इस पर रिपोर्ट यहाँ है। कई रूसी ब्लॉगर ने इसकी रिपोर्ट की है। स्पाइडर वेव 2.0 हमारी विशेष सेवाओं की एक और अकल्पनीय भूल। अब मौन रहना बेमानी है। दुश्मन ने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ एक लोकोमोटिव को नष्ट कर दिया। वैसे लोकोमोटिव ट्रेन जैसा ही होता है। मेरा मतलब है कि यह ट्रेन का इंजन होता है। एक समय पर रेलवे कंटेनरों जैसे हॉपर्स और अनाज ट्रकों के हैच, जिनमें अनाज भरा जाता है, चलते समय उड़ने लगते थे। इन्हीं हैचों के जरिए ड्रोन बाहर निकले और प्लेटफॉर्म कारों पर रखे उपकरणों पर हमला किया। यह रहस्य है कि किस जीनियस ने उपकरणों की ट्रेन को अनाज ट्रकों के साथ जोड़ने का आइडिया दिया। एसबीयू ने वहां ड्रोन कैसे छुपाए, यह भी अज्ञात है, पर परिणाम यही रहा। पहला हमला इंजन पर किया गया, जिसके बाद ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और वह रुक गई। दुश्मन ने अधिकांश उपकरण अवरोध के बिना ध्वस्त कर दिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेव 2.0 के लिए किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा। रूस की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि रूसी मीडिया को भी यूक्रेन के हमलों और रूस में चल रही घटनाओं की रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि रूस को बेहतर सुरक्षा चाहिए। यहां मुख्य कार्य है नियमों को लचीले ढंग से समायोजित करना, इन्हें प्रयोग, परीक्षण और संभावित तकनीकों को लागू करने पर केंद्रित करना। मैं अपने सहयोगियों से संबंधित योजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं। यह मुद्दा विशेषकर मानव रहित हवाई प्रणालियों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि अगर हम ड्रोन के खिलाफ जवाबी उपाय सहित इन क्षेत्रों में महारत हासिल करने में पीछे रह गए तो क्या होगा। हम जानते हैं कि हाल के वर्षों में हमारे इंजीनियरों और डिजाइनरों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हाल ही में मॉस्को में एक प्रदर्शनी में घरेलू प्रोटोटाइप और उत्पादन मॉडल प्रदर्शित हुए। कुछ क्षेत्रों में रूसी ड्रोन और मानव रहित प्रणालियां दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में शामिल हैं, जो विदेशी समकक्षों से आगे हैं, जिन्हें विदेशी लोग अक्सर कॉपी करते हैं। आगे जाने से पहले नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि ऐसी सभी भू राजनीतिक खबरों से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। अब रूस में घबराहट व्यापक है और यही वजह है कि पुतिन को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रूसी सरकार अक्सर अपनी गलतियां या विफलताएं स्वीकार नहीं करती, परंतु इस बार यूक्रेन की कार्रवाई रूस के लिए अत्यंत विनाशकारी थी और पुतिन इससे न छिप सकते हैं, न ही नजरअंदाज कर सकते हैं। असल में एक चीज जो रूसी सरकार की मदद नहीं कर रही है, वह यह है कि हर कुछ दिनों में यूक्रेनी रक्षा बल ऑपरेशन स्पाइडरवेव की नई फुटेज जारी करते रहते हैं। बस कल ही हमें 2 मिनट की एक और फुटेज मिली, जिसमें एक यूक्रेनी ड्रोन उस घर जैसी संरचना से बाहर निकलता है जो ट्रक में थी और एयरबेस पर हमला करने जाता है। चलिए अब हम सब मिलकर वह फुटेज देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फुटेज है जिसमें ड्रोन उस ट्रक, उस घर जैसी संरचना से बाहर निकल रहा है। तो ये ट्रक ड्राइवर मूल रूप से रूस के अंदर उस घर जैसी संरचना को ले जा रहे थे। इन ड्राइवरों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे किस चीज का हिस्सा हैं। उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें किसी पेट्रोल पंप तक जाना है और वहां रुकना था
और जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राइवर को जो निर्देश मिले थे वे बस यही थे कि उसे एक एयरफील्ड के पास किसी पेट्रोल पंप के पास रुकना है। ट्रक के अंदर मौजूद ड्रोन की रेंज लगभग 10 किलोमीटर या 6-7 मील थी, इसलिए उन्हें एयरबेस तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ दूरी तय करनी थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यह ड्रोन ऑपरेशन के पहले ड्रोन जैसा नहीं है, क्योंकि वहां पहले से ही धुआं है। तो हम मान सकते हैं कि ऑपरेशन चल रहा था और जेट्स पहले से ही जल रहे थे। हमला हो चुका है, अब यह ड्रोन बस इधर उधर देखेगा। फुटेज से स्पष्ट है कि अधिकांश रूसी जेट खुले में खड़े थे, जिससे यह ऑपरेशन अत्यधिक विनाशकारी साबित हुआ। शुरुआत में हमारे पास इस ऑपरेशन में एआई के इस्तेमाल की कुछ अफवाहें थीं, लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद पुष्टि की, ऐसा नहीं था। तो यहां हम देख सकते हैं कि यह ड्रोन पहले बेस के चारों ओर देखता है और एक ऐसा बॉम्बर ढूंढता है जिस पर अभी तक हमला नहीं हुआ है। यह आगे बढ़कर आखिरी बॉम्बर को भी नष्ट कर देता है। दुर्भाग्य से पुतिन की बुरी खबर यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन ने एक और रूसी फाइटर जेट मार गिराया है। यह खबर आज ही मिली है। यूक्रेनी वायुसेना ने 7 जून को कुर्स्क में $85 मिलियन मूल्य के रूसी Su-35 फाइटर जेट को मार गिराया। अफवाह है कि यह घटना एयर टू एयर मिसाइल लड़ाई के दौरान हुई थी। यहां हमारे पास मलबे का वास्तविक फुटेज है। यहां Su-35 का एक और क्लोजअप है, जब आग बुझा दी गई है या बस जलकर खत्म हो गई है। हाल ही में यूक्रेनी ड्रोन द्वारा रूसी रिफाइनरियों और फैक्ट्रियों पर हमले हुए और उन्हें नष्ट किया गया, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, नए जर्मन चांसलर ने हाल में अमेरिका का दौरा कर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। यह यूक्रेन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जर्मनी शुरू से ही पुतिन के बेमतलब आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन का सबसे मजबूत समर्थक रहा है। उनका व्हाइट हाउस में होना अच्छी खबर है, क्योंकि वह राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन को यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसकी लड़ाई में पश्चिमी समर्थन के महत्व को समझा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पुतिन केवल यूक्रेन पर ही नहीं रुकेंगे। हालांकि वह कहते हैं कि उनकी किसी और देश पर हमला करने की योजना नहीं है, लेकिन 10 साल पहले भी वह यही कह रहे थे कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का इरादा नहीं है। इसलिए हमें पुतिन के मामले में सावधान रहना चाहिए और उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके शब्दों पर। वह मानते हैं कि रूस पहले से ही पश्चिम के साथ युद्ध में है। भले ही पश्चिम इससे इनकार करे, परंतु रूस का व्यवहार ऐसा है मानो वह पहले से ही युद्ध में है। हमें यूक्रेन का नाटो में शामिल होना पसंद नहीं है। हम क्रीमिया चाहते हैं। शायद हम पैसे, गैस, चीनी पर असहमत हैं। यही हमारी और यूक्रेन की मुख्य समस्या है। हम क्रीमिया नहीं लेना चाहते। ये बकवास है। अगर हम किसी से कुछ लेंगे तो बदले में हमारा भी कुछ लिया जाएगा या हम कुछ खो देंगे। हम पूर्व सोवियत संघ की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकते, जिससे उबरना मुश्किल होगा। रूस में 400 विवादित क्षेत्र हैं। मैं चाहता हूं कि सभी इस बात को जानें। यह पहली बात है। दूसरी बात, चीनी और गैस द्वितीयक हैं। एक तीसरा क्षेत्र भी है जहां शायद असहमति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सिर्फ असहमति और कुछ भी नहीं। मेरे विचार में मुख्य समस्या रूस की भारी साम्राज्यवादी विरासत है। कुछ कारणों से हर कोई मानता है कि रूस अब भी एक साम्राज्य है। जो लोग तालियां बजा रहे हैं वे कृपया ध्यान से मेरी बात सुनें। लोग मानते हैं कि रूस अब भी एक साम्राज्य है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है काफी समय से। निश्चित रूप से यह वीडियो दर्शाता है कि पुतिन की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रूस केवल शक्ति की भाषा जानता है। यूक्रेन का नाटो का सदस्य होना ही इस युद्ध से बचने का एकमात्र उपाय था। यही बात जर्मन चांसलर सभी को बता रहे हैं। राष्ट्रपति का मानना है कि अगर वह व्हाइट हाउस में होते तो यह युद्ध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, यह एक सिद्धांत या अटकल है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। यह युद्ध अब चल रहा है और हमें इसे तुरंत सुलझाना होगा। अतीत पर चर्चा करना कोई मतलब नहीं रखता।
यह हो चुका है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य होता, जिसके लिए 2008 में अर्जी दी गई थी और अमेरिका ने समर्थन किया था, लेकिन फ्रांस व जर्मनी विरोधी थे, तो अंदाज लगा सकते हैं कि क्या यह युद्ध होता। उस समय यूक्रेन एक बड़ी परमाणु शक्ति था। वे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति थे और उन्होंने सभी परमाणु हथियार हटाने पर सहमति दी थी। और उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। क्या यह होता अगर जमीन पर परमाणु हथियार होते? आप वही सवाल फिर से पूछ सकते हैं। नहीं, यह युद्ध अब हो रहा है और हमें इसे अभी रोकना है। यही हमारा काम है। रूस के लिए दुर्भाग्यवश पुतिन ने यूक्रेनी सेना की ताकत और रूसी सेना की ताकत का गलत आकलन किया। शुरुआत में उन्हें लगा था कि यूक्रेन रूसी आक्रमण का वास्तव में विरोध नहीं करेगा, लेकिन वह गलत साबित हुए। दूसरी बात, उन्होंने माना था कि रूस अब भी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना है। खैर, इसमें भी वे गलत थे। यूक्रेन ने बार बार दुनिया को दिखाया है कि रूस महज एक कागजी शेर है। रूस एक असफल परमाणु हथियार संपन्न देश है और यही कारण है कि उसे गंभीरता से लिया जाता है। असल में हाल ही में पहली बार यूक्रेन ने लॉन्च से पहले एक रूसी इस्कंदर को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। उन्हें रोकना मुश्किल है और वे बेहद घातक हैं। यूक्रेन ने 26वीं रॉकेट ब्रिगेड के 3 लॉन्चरों पर हमला किया जब वे कीव पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। एक लॉन्चर में विस्फोट हुआ, संभवतः 2 क्षतिग्रस्त। प्रत्येक इस्कंदर सिस्टम की कीमत $100 मिलियन तक होती है और मिसाइलों की कीमत $3 मिलियन तक होती है। यहां यूक्रेनी हमले की क्लिप है। और यूक्रेन सिर्फ उन सिस्टम्स को ही निशाना नहीं बना रहा है जो ये मिसाइलें लॉन्च करते हैं, बल्कि वे उन गोला बारूद डिपो और ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं जहां इन मिसाइलों को भंडार के रूप में रखा गया है। उस रात ही यूक्रेन ने एक रूसी बुरांस्क एयरफील्ड पर भी हमला बोला। रूस वहां इस्कंदर M मिसाइलें रख रहा था। रूस लगभग 65 मिसाइलें प्रति माह बना रहा है, जिनकी लागत प्रति मिसाइल $3 मिलियन है। स्पष्ट है कि रूस के स्टॉकपाइल पर हमला उसे आर्थिक रूप से सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा।